नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देश की जर्नी को लिए चलते हैं हमारे आदरणीय भाजपा नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले श्रीमान रतन सिंह जी राठौड़, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आज हम उनके निवास स्थान लोसना पहुँचे हैं और इनसे बात करते हैं कि इनका जो जीवन परिचय है, इन्होंने राजनीतिक पार्टियों में चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव लड़वाए भी हैं। ये अपने जो ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से शुरू की थी, उनके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो आपके बारे में जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल को आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी दूर से मेरे गांव आके और एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता का आप इंटरव्यू लेने आए, तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रहा बात मेरा राजनीतिक परिचय, कोई लंबा चौड़ा नहीं। कॉलेज से निकलने के बाद तारानगर के बारे में किसी ने बताया कि अपनी राजनीतिक क्षेत्र जो है तारानगर को चुने, और माननीय वसुंधरा जी परिवर्तन यात्रा जब निकाल रही थी तो मुझे तारानगर के बारे में बताया। मैंने माननीय वसुंधरा जी से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तारानगर संभालिए, आगे हम देख लेंगे। मैं तारानगर आ गया और तारानगर में आके हमने राजनीतिक में कार्य किया, और मैं जीवन भर, मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूल सकते कि जितना प्यार तारानगर की जनता ने मेरे को दिया, मैं आज उसका कर्ज कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकता। 2003 में किसी कारणवश वसुंधरा जी मुझे टिकट नहीं दे सकी। मैं सामाजिक न्याय मंच से 2003 के इलेक्शन में खड़ा हुआ। अपार प्यार लोगों ने मुझे दिया, करीब 18,000 के करीब मेरे को वोट दिए लोगों ने। वो प्यार है, और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। करीब 20 साल का सफ़र तारानगर के साथ मेरा जुड़ा हुआ है। ये मेरा राजनीतिक परिचय है। और उसके बाद 2004 में मुझे वसुंधरा जी ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। आज वो दिन है और आज का दिन है। मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के आया, जैसी मेरी कार्य क्षमता थी उससे ज़्यादा बढ़ के मैंने इस राजनीति में काम किया। चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव सरपंच का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला प्रमुख का चुनाव हो, और चाहे सांसद का चुनाव हो। जितने चुनाव हुए हैं 2003 के बाद में, मैंने हर चुनाव में चढ़ बढ़ के भाग लिया और कोशिश की कि मैं मेरी पार्टी को दूसरी पार्टियों से आगे बढ़त दिलाऊं। आप वसुंधरा राजे जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और आपको बार बार तारानगर में भेजा। 2003 के बाद में 8 का चुनाव हुआ, उसके बाद में 13 का चुनाव हुआ, उसके बाद में 18 का चुनाव हुआ। तो आखिर क्या कारण था आपको टिकट नहीं मिला? कारण तो मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि भी मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया गया। लेकिन ये है कि चुनाव लड़ना अलग बात है, लोगों का प्यार पाना अलग बात है। टिकट पार्टी ने नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, निश्चित मान के चलो मुझे कोई अफसोस नहीं है। और मैं तो आज भी कहता हूँ, जो पार्टी हाईकमान जिसको भी पार्टी का टिकट देगी, मैं उसके साथ जितनी मेरी क्षमता उससे ज़्यादा काम करके ये चाहूँगा कि मेरा पार्टी का उम्मीदवार, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, वो विधानसभा में और लोकसभा में पहुँचे। आपकी 2003 से और 2008 तक के जो सरकार रही है, उस समय के जो आपके जो काम है, कौन कौन से काम करवाए थे वसुंधरा जी गवर्नमेंट ने? यहाँ का एजुकेशन का जो मामला था, उसके लिए मैं खास करके बताना चाहूँगा कि हाँ, स्कूलों का स्तर जो था, आप मान के चलें, इतने बड़े बड़े गांव में धीरवास जैसा बड़ा गांव जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, कांग्रेस चलती जहाँ से थी,
वहाँ के 10वीं के और 12वीं के स्कूल हमने वसुंधरा जी ने कराए। अब आप सोच सकते हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं फिगर आपको सही बताऊं तो करीबन 62 या 63 स्कूल उस वसुंधरा जी के राज में 2003 से लेके 8 तक हमने स्कूल क्रमोन्नत कराए। और खासकर हमने बालिका शिक्षा पर उस वक्त जोर दिया कि एक बच्ची अगर स्कूल में 5वीं का स्कूल है तो वो 8वीं तक पढ़ने के लिए दूसरे गांव तक जाएगी तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर गांव की दूरी 5-7 किलोमीटर होगी। लेकिन वसुंधरा जी से हमने आग्रह किया और वसुंधरा जी ने तारानगर का पूरा मान रखा। उन्होंने कहा कि जितनी स्कूलें तारानगर को चाहिए उतनी स्कूल मैं दूंगी। और वो वसुंधरा जी का मैं धन्यवाद आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि उन्होंने कभी मना नहीं किया स्कूलों के लिए। ये स्कूल की उपलब्धि वसुंधरा जी के नाम आज भी बोल रही है। यहाँ पर एक वादा किया था नहर को बढ़ाने का, और जब 2003 से 2008 की सरकार थी, यहाँ से आपके अपोजिशन के विधायक कांग्रेस के थे और सरकार थी बीजेपी की। जब वसुंधरा जी की कैबिनेट ने एक फैसला करके यहाँ का एक बहुत बड़ा पानी वो सिंचित रकबा था नहर का, वो काट दिया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो किस परिस्थितियों में वो रकबा कटा। यहाँ हमारे पास पानी तो था कि आपको इतना पानी देना है, क्यूसेक पानी देना है, लेकिन उस पानी को हमें आगे तक खेतों में पहुँचाने के लिए हमारे पास लाइनिंग नहीं थी, नहर नहीं बनी हुई थी। तब ये सरकार ने फैसला किया जब तक तारानगर का जो निचला स्तर का ज़मीनी स्तर की जो नहर हैं, वितरिकाएँ हैं, जब तक ना बने, जब तक ये पानी हनुमानगढ़ और गंगानगर को दे दिया जाए। और निश्चित मानना कि वसुंधरा, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ आपके चैनल पे, वसुंधरा जी अगली जो है मुख्यमंत्री है और वो हम इस काम को हम आगे और बढ़ाएंगे और तारानगर को सिंचित जो पानी रुका हुआ है वो सिंचित पानी भी लाएंगे। नहर का जो बचा हुआ कार्य है वो भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके विधायक रहे थे 2008 से 2013 तक, और जब चुनाव हुआ था तब यहाँ एक सर्वे करवाया था, यहाँ एक टेंडर हुआ था नहर का, और उसके बाद में वो टेंडर के वो काम नहीं हुए, वो काम रोक दिया गया। और यहाँ से माननीय विधायक श्री राजेंद्र राठौड़ साहब यहाँ से चुन कर चले गए थे और सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने विधानसभा पटल पर कभी ये आवाज़ नहीं उठाई कि मैं तारानगर वादा करके आया हूँ और वहाँ नहर का पानी रकबा जोड़ा जाए। तो आखिर क्या कारण रहा? नहीं, जब राठौड़ साहब यहाँ से विधायक थे तो तारानगर की जनता कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 2000 के करीब तारानगर से इंदिरा गांधी नहर के चीफ इंजीनियर के ऑफिस को हमने घेर के खड़ा कर दिया। और उसको हार के बाद वो तारानगर का जो पानी जो रोका हुआ था वो तारानगर का सारा पानी रिलीज़ किया। आज भी वो राठौड़ साहब के द्वारा दिलाया हुआ पानी है। नहीं, ये आरोप लगता है राठौड़ साहब पे कि जो इस क्षेत्र के अंदर जो नहर बननी थी, वितरिकाएँ निकलनी थी, उन पे झंडियाँ लगाकर वो सर्वे करवाया गया था। नहीं, ये आरोप निराधार है। उस वक्त इस नहर के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया, जब वितरिकाएँ नहीं थी, जो पानी लाके हम पानी लाते कैसे, कि पानी तो आएगा तो नहर में आएगा, तो वो उस वक्त वितरिकाएँ नहीं बनी हुई थी। अगर वितरिकाएँ बनती तो निश्चित तौर पे वो पानी भी आता, जैसे आज आया हुआ है। ग्राउंड लेवल पे जब तक काम नहीं होगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। ज़मीनी नहीं, हकीकत नहीं थी उस वक्त, ज़मीनी जो कार्य होने थे वो नहीं हुए थे उस वक्त, इसलिए वो काम नहीं हुए। हालांकि राठौड़ साहब यहाँ विधायक थे, उन्होंने अपोजिशन में थे, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ उठाते थे और हम सभी कार्यकर्ता भी उनके साथ रहते थे। हमने इंदिरा गांधी नहर के चीफ इंजीनियर को घेरा वहाँ पे बीकानेर में, वो बात आज भी लिखित में है, उसका पानी आज भी आ रहा है तारानगर में। तो उस दौरान जो काम किए गए थे और आज जो काम किए गए, उस कामों में क्या अंतर स्पष्ट करेंगे? देखिए, वसुंधरा जी ने जितना पैसा, ये आज मेरे कहने से नहीं है, ये रिकॉर्ड में बोल रहा है, जितना पैसा पंचायती राज को दिया आज तक राजस्थान बनने के बाद में कोई भी सरकार आई हो, इतना पैसा कभी किसी ने नहीं दिया। वसुंधरा जी ने दिल खोल के पैसा दिया। आज आप किसी गांव में चले जाओ राजस्थान में, आप तारानगर के किसी गांव में चले जाओ, आप 2 किलोमीटर का आपको पक्का रोड गौरव पथ के नाम से मिलेगा। गांव के इस सिरे से घुसोगे आप, उस सिरे में निकलोगे तो पक्का का पक्का आपको मिलेगा।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्कूलों का काम दिया उन्होंने, नहर को भी उन्होंने, नहर के लिए जब पानी की थोड़ी कमी आ गई तो उन्होंने 70 डिग्गी यहाँ पे मंजूर की थी। करोड़ों रुपए की डिग्गियाँ बनी। इसका कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज वो डिग्गियाँ बिल्कुल तैयार बन के हैं, लेकिन उनकी तरफ आगे से जो वसुंधरा जी ने काम छोड़ा था वहीं वो काम ऐसे कैसा रखा हुआ है। निश्चित तौर पे वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनेगी, मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम ये किसानों का रुका हुआ काम, ये डिग्गियों का काम जो है, मैं तुरंत वसुंधरा जी के शपथ समारोह के बाद हम इसकी कोशिश करेंगे कि उसका पैसा लाए और ये डिग्गियों का निर्माण करके किसानों को जो है उनकी भूमि सिंचित करवाने का हम प्रयास करेंगे। अभी जो स्थानीय विधायक है और कांग्रेस का राज है, वो कह रहे हैं कि हमने भाजपा से ज़्यादा काम किए हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली है, यहाँ पर रोडें बनाई है, यहाँ आयुर्वेद कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, हॉस्पिटल का काम किया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या ये काम पूरे हो पाएंगे? घोषणाएं हैं, घोषणाएं हैं, घोषणाएं हैं। अब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल ले लो, आप उसमें अध्यापक भी होना चाहिए। अरे भाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम का ही टीचर होना चाहिए। अब वहाँ हिंदी का टीचर आप इंग्लिश पढ़ाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा इंग्लिश मीडियम का? तो ये तो सिर्फ घोषणाएं हैं। आज जो अब ये कब इस सरकार के, तो आज 4 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी। कहाँ से स्टाफ आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? सिर्फ एक घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, और मुझे नहीं लगता कि तारानगर को कोई इन चीज़ों से लाभ होने वाला है। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बजट कहाँ से आएगा? बजट का कोई प्रावधान नहीं है, घोषणा तो कर दी। बजट का प्रावधान भी तो होना चाहिए कि भाई अब पैसा कहाँ से आएगा, हम तारानगर को देंगे। कोई वित्तीय मंजूरी है नहीं। पिछली बार जो चुनाव था 2018 का, और एक स्थानीय तारानगर से बीजेपी के चुनाव लड़ रहे थे, नए आदमी थे, और सामने कांग्रेस थी, एक तीसरा पूर्व विधायक था, और पूरा जोर लगा रखा था बीजेपी ने। आखिर क्या कारण रहा उस आपके जो विधायक को चुनाव हार गए? देखो, सब कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी थी। अब कोई ना कोई कमी हर चुनाव में कहीं ना कहीं निकल जाती है। निश्चित तौर पे हम चुनाव वो हारे, हमें टीस है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही थी। एक तो तीसरे उम्मीदवार के रूप में चंद्रशेखर जी बीच में आ गए। दूसरा, जातीय समीकरण कुछ ऐसा हुआ कि लाभबंद होगी जातियाँ, इसलिए चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव कड़ाके का अच्छी टक्कर थी। ये मैं कहूँगा कि नया उम्मीदवार नहीं था, हमारा उम्मीदवार तो पुराना ही था, लेकिन ये कुछ जातीय समीकरणों के कारण हम थोड़ा सा लूज हो गए। इस बार हम एकजुटता के साथ फिर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। और हम तो साफ कहते हैं, देखो, कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे है और उनको ही करना पड़ेगा। जैसे किसी देश को, हिंदुस्तान को आज संसार के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा है आज पूरे हिंदुस्तान में, वैसे ही वसुंधरा राजे का चेहरा राजस्थान में है। 150 से प्लस सीटें हम जीतकर, आज वसुंधरा जी का अगर नेतृत्व आता है, निश्चित तौर पे हम जीत के आएंगे। बहुमत के साथ वसुंधरा राजे इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बताऊं। अगर 2023 में आप चुनाव लड़ते हैं, आपको टिकट देती है पार्टी, तो आपके जो मुद्दे रहेंगे वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा तो नहर का विस्तार और रोडों का जो गांव में आज हालात है, बहुत दयनीय स्थिति है रोडों की व्यवस्था सुधारना। बेरोजगारों का जो आज बेरोजगार जो आप देख रहे हैं, हर परीक्षा में पेपर लीक। आज बेरोजगार कितना राजस्थान का टकटकी आंखों से वसुंधरा जी की तरफ देख रहा है। कब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, कब हम रोजगार पाएँ। ये हमारे बहुत ही जलोपरी स्थिति के मुद्दे हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। ये भी आप बताएं। अब आपने कहा कि हर विधानसभा को 300 करोड़ रुपए, चाहे वहाँ पे बीजेपी का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, ये बजट के बाद ये आखिरी बजट था माननीय अशोक गहलोत सरकार का। तो ये प्रक्रिया जो है, कोई भी मुख्यमंत्री होता है वो ऐसे ही बजट आवंट करता है। लेकिन होता क्या है कि समय देखिए, आप
आज मार्च चल रहा है और 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद में लगने के बाद कोई काम नहीं होता। ये वही हालात रहेगी यहाँ पर भी। और रही स्कूलों की बात, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात, जो वसुंधरा जी ने बालिका विद्यालय खोले थे, वसुंधरा जी ने अपने सरकार के टाइम में, वही अशोक गहलोत ने इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाए हैं। नया कुछ नहीं किया है। वसुंधरा जी खोले हुए थे, खाली इन्होंने इसका नाम बदल दिया इंग्लिश मीडियम का। और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की हालात ये है कि वहाँ पे पढ़ाने वाले जितने मास्टर हैं सब हिंदी मीडियम से। अब आप ये बताइए कि बच्चों का भविष्य कहाँ है। हम भेजते हैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में और बच्चा वहीं जाके वो हिंदी में बातें करेगा, हिंदी में ही किताबें देखेगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा काम था, कोई धरातल पे आने वाला काम नहीं था। और भारत सरकार की कितनी अच्छी स्कीम थी घर घर कनेक्शन देने की। अब इस इतनी बड़ी स्कीम को, राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है जो अपने हक का पैसा जो सरकार को अपनी तरफ से जमा कराना चाहिए वो पैसा भी नहीं जमा करा पाई। झूठे वादे करना। आज किसान राहुल गांधी की उस बात को कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दूंगा, किसान इंतजार कर रहा है चुनाव का कि चुनाव आने दो, हम इस जो राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत ने हमें धोखा दिया था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आज उन लोगों की ज़मीनें नीलाम हो चुकी, कुड़की हो चुकी। अब आप देखो आप क्या हालात सरकार ने कर दिए हैं। एक फसल बीमा का चल रहा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही भागीदारी होती है, तो जो किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है इसमें, किसकी गलती है? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो केंद्र पे आरोप लगा रही है और केंद्र है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है और पीछे जा रहा है किसान, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन राज्य सरकार को जो काम करना चाहिए, जो रिपोर्ट भेजेगी वो राज्य सरकार भेजती है केंद्र सरकार को। राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पटवारी है, गिरदावर है, वो रिपोर्ट भेजते हैं ऊपर। अब ये रिपोर्ट ही नहीं भेजते, पटवारी है वो अपने घर में बैठा बैठा ही रिपोर्ट बना देता है। किसी के तो 100 बीघा दिखा देते हैं और जिसके असली में हो उसका 10 बीघा भी नहीं दिखाते। तो ये जो संगतियाँ हैं बीच में, इसमें हम भी हैं कि किसानों, इसके अंदर जो किसान ही पिछड़ा है, चाहे वो मामला राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ये जो फसल बीमा का जो कार्य है, तो चाहे केंद्र में हमारी सरकार हो, हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का हक जो है वो जल्दी से जल्दी बीमा जो क्लेम है वो भेजे। और मुझे कहने में खुशी है इस बात के लिए कि हमारा सांसद राहुल कस्वा इसके अंदर निरंतर प्रयास करता है। जब भी लोकसभा चलती है ये क्वेश्चन हमेशा उठाता है कि हमारा चूरू जिले का किसान बीमा क्लेम से वंचित न रह जाए। ये मैं आपके माध्यम से राहुल कस्वा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा सांसद इस काम में लगा रहता है। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हमारा जो किसान जो आज बीमा क्लेम के कारण दुखी है, उसको चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये अधिकारियों को इसके बारे में तुरंत सोचना चाहिए कि किसान परेशान न हो। एक बात ये करते हैं, जब अपना चुनाव होगा 2023 का, वसुंधरा जी को अगर हाईकमान है वो अगर चेहरा घोषित नहीं करे तो क्या रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पे मानना चला कुछ दिनों के बाद वसुंधरा जी को हाईकमान को अब प्रदेश का नेतृत्व सौंपना पड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मेरे हाईकमान के बड़े नेताओं से अपील करूंगा कि प्रदेश में बहुमत रिकॉर्ड अगर लाना है तो वसुंधरा जी को सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। 25 की 25 सीटें अगर लोकसभा की जीतनी हैं तो वसुंधरा जी को ही कमान राजस्थान में देनी पड़ेगी। और हर कार्यकर्ता, आज कार्यकर्ता आप कहीं से लगा के देख ले, गंगानगर से लेके झालावाड़ चले जाएं, अलवर से लेके आप चले जोधपुर, जैसलमेर चले जाएं, कहीं चले जाएं आप,
वसुंधरा जी का जो जलवा है, उनका कार्यकर्ताओं के साथ मिलन है, जो उनका एक दूसरे का जो मेल मिलाप है, इतना है वसुंधरा जी के प्रति कि आप सोच नहीं सकते। कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में छोटी मोटी बातें चलती रहती है। वसुंधरा जी हमारी 2 बार प्रदेश की मुखिया रह चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, छोटी मोटी बातें तो चलो ये होती रहती हैं, लेकिन वसुंधरा जी का जब नेतृत्व आएगा तो हम सब उनके नेतृत्व में एक होकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। एक सूत्रों से पता चलता है कि जो टिकट वितरण होगा, उस वितरण में पहले जितनी टिकटें होती थी लगभग वसुंधरा जी की राय शुमारी से या उनके हाथों से बांटी जाती थी, लेकिन अब की बार एक प्लान चेंज किया जा रहा है। उस प्लान के तहत ये सूत्रों से पता लगा है कि वसुंधरा जी को 50 टिकटें दी जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वसुंधरा जी और एक टिकट वितरण का काम एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, जो उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन पर फैसला होगा। ये है कि मुखिया होने के नाते वसुंधरा जी की सहमति भी जरूरी होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो करेगा फैसला वही होगा। फिर चुनाव समिति है दिल्ली में, वो बैठती है, एक प्रक्रिया होती है टिकट की, उसी प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि 50 टिकट वसुंधरा जी देंगी। वसुंधरा जी तो जब हेड होगी तो सारा का सारा उनके हाथों से निकलेगा और चुनाव समिति बैठेगी दिल्ली में, उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही टिकटों का वितरण होगा। क्या लगता है 2023 में आपके पाले में अगर टिकट आती है तारानगर की, तो क्या आप तैयार हैं? निश्चित तौर पे अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं पूरी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव क्या लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे हम, ये आपको बताता हूँ। विधानसभा क्षेत्र तारानगर के लोगों को आपका क्या संदेश है? अब राजनीति में हैं जो प्यार 20 साल इन्होंने दिया, मैं तो नतमस्तक होके उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो प्यार आज तक मेरे को मिला ये मेरे को मिलता रहे और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो और विधायकों ने भी काम किया है और हम भी देखेंगे तारानगर के लिए कुछ ना कुछ हम भी करें, यही मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको हमारे भाजपा नेता रतन सिंह जी राठौड़ साहब से आपको रूबरू करवाया है और हम अगले एपिसोड में आपको और रूबरू करवाएंगे नेताओं से और हर एक क्षेत्र के लोगों की बातें आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।